Hello everyone, welcome to Nazvilla. So welcome back to the channel. Here we are doing Gala paper solution of paper set 1, all the sections A, B, C, D, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे विथ नोट्स, MCQ और ग्रामर दोनों डिस्कस करने वाले हैं विथ रूल्स. स्टैंडर्ड 12th फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, सब्जेक्ट इंग्लिश, जिससे तुम्हारा पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा एक वीडियो में. सिलेबस रिलेटेड सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए मैंने, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा. आफ्टर दिस वीडियो आई एम प्लानिंग टू अपलोड ऑल द अदर पेपर सोल्यूशन ऑल्सो. सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़. लेट्स सी द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट. There are 5 sections. Then figures to the right indicate marks of the question. Here on the right side you will see what marks does each question carry. Read the instruction carefully before answering the question. हर question attempt करने से पहले instruction अच्छे से पढ़ो कि question में करना क्या है. Number the answers correctly. You have to write the answer number correctly because if you write this wrong, your answer will be considered wrong. तो एक बार double check ज़रूर कर लो number को. Write in legible handwriting. Means you have to write in good handwriting so that the examiner can read your answers. बहुत ख़राब handwriting में नहीं लिखा है. अब हम solutions भी करते जाएंगे और साथ साथ notes भी देखते जाएंगे. Section A. Read the following passage and select the appropriate answers. It is for 5 marks. 5 questions are there. They are in the form of MCQ and you have to read this paragraph and you have to search for the answers. What was the man's profession? बार पैराग्राफ को रीड कर लोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ जो है वो लेसन रेड ट्रैप में से है, चैप्टर नंबर 4. सो व्हाट वाज द मेंस प्रोफेशन? मेकिंग मेकिंग रेड ट्रैप्स. ओके, दिस वन. अब इसको लिखोगे कैसे? आई हैव ऑलरेडी रिटन इट इस तरह से. सो यहाँ पे तो हम गाला का सोल्यूशन कर रहे हैं तो मैंने इसलिए ऊपर लिखा है. एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली यू हैव टू राइट डाउन द सेक्शन ए मेंशन करना है स्टार करके ऊपर. आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग that what I am attempting. So read the passage and select the appropriate answer. So if you have enough time you can write this down quickly. First one, पहला आंसर D है तो ऑप्शन भी लिखना है और आंसर क्या है वो भी लिखना है. सो एग्जामिनर को चांस नहीं मिलना चाहिए टू कट अ सिंगल मार्क्स. हाफ मार्क्स भी नहीं काट सके वो, क्योंकि हमने ऑप्शन भी लिखा है और हमने आंसर भी लिखा है. ओके. द मैन ऑक्यूपाइड हिमसेल्फ ड्यूरिंग डैश. तो अब इसका जो आंसर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है आंसर. सो व्हाट वी आर गोना सी हियर सेकंड लाइन, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. तो ऑड मोमेंट्स का मतलब होता है कि अ बिट ऑफ फ्री टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम. ये इडियम और फ्रेज भी है एक लेसन का. सो फ्रॉम देयर यू विल गेट द आंसर दैट इज फ्री टाइम. ये वी आवर्स तो नहीं हो सकता. वी आवर्स का मतलब होता है अ टाइम आफ्टर, रात के 1 बजे के बाद का टाइम है या मिडनाइट का टाइम है या सुबह के पहले के टाइम है, उसे वी आवर्स कहते हैं. ओके. डॉन, डस्क, तो यहाँ उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. सो वी विल स्टिक टू बी, शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम. ओके. इस तरह से यू हैव टू लीव वन लाइन एंड जस्ट राइट डाउन द आंसर. पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आंसर कॉपी करो. थर्ड वन, द मैन हैड टू रिस्टोर द बेगिंग एंड प्रिटी थ्रिफरी एज डैश. यानी कि जो मैन है, जो पेडलर है हमारी स्टोरी का, उसे बैगिंग और थ्रिफरी करनी पड़ रही थी. क्यों करनी पड़ रही थी? बिकॉज वाई? ही कुड नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस. ही वॉज इंटरेस्टेड इन इट. ही वॉज हैबिचुएटेड इन डूइंग सो. ही गॉट फन बाय डूइंग दैट. तो बहुत ईजी है ये वाला भी. आंसर इज ए, ही कुड नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस. इट इज़ देयर इन द पैराग्राफ. ये रहा. द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. उसे मज़ा नहीं आ रहा था, ना ही वो हैबिचुएटेड था, ना ही उसे फन हो रहा था चोरी करने में, बैगिंग करने में, बट उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था. दैट्स व्हाई ही वाज डूइंग दैट. फोर्थ वन, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स डैश. तो इफ़ यू आर रेगुलर स्टूडेंट you will already know the answer. The answer to this is to stay alive, especially in difficult circumstances. To merge body and soul, no. To purify body and soul, no. To keep body and soul together का मतलब होता है to stay alive. तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल था, to stay alive. The man's eyes gleamed due to dash. Okay, so here what is the answer? You can see last line, his cheeks were sunken, hunger gleamed to his eyes. क्या है? Excitement तो नहीं है, starvation
एंजाइटी, एंथुजियाज्म। तो ना एंजाइटी एंड एंथुजियाज्म है। हंगर का मतलब होता है स्टारवेशन, बोलते हैं ना वेरी मच स्टार्विंग, हंग्री हूँ मैं। आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑफ 5 मार्क्स। ब्रैकेट में हमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ ही है, इसमें भी पूरा पैराग्राफ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। ये हमें बस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट रखना है। ब्लैंक में नंबर्स दिए हुए हैं, हमें बस नंबर्स लिखना है और बताना है कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। ये पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में से है और ये पैराग्राफ है हमारे चैप्टर नंबर 5 इंडिगो से। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हेल्थ कंडीशंस वर डैश, गांधी जी गॉट अ डॉक्टर। हेल्थ कंडीशंस वर वॉलंटियर, गांधी जी गॉट अ डॉक्टर। हेल्थ कंडीशंस वर कोटेड, नहीं। हेल्थ कंडीशंस वर प्लस, गांधी जी गॉट अ डॉक्टर। हेल्थ कंडीशन वर डोज, हेल्थ कंडीशंस वर miserable, health condition were filthy, Gandhiji got a doctor. Health condition was eruption, health condition was malaria, health conditions were ointment, health conditions were 3। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंपल अप्लाई हो रहा है मिजरेबल कि येस हेल्थ कंडीशंस मिजरेबल थी, इसलिए गांधी जी ने डॉक्टर बुलाया। राइट डाउन द क्वेश्चन, ऊपर मेंशन करो कि क्या अटेम्प्ट कर रहे हो। फिल इन द ब्लैंक्स, देन जिस मार्जिन में नंबर लिखते जाओ, करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ और आंसर लिखते जाओ। 6 का मिजरेबल। 2 डैश, 7th में क्या आएगा, वॉलंटियर, हिज सर्विसेज फॉर 6 months। 2 कोटेड, 2 प्लस, 2 डोज, 2 मिजरेबल तो हम यूज़ कर चुके हैं। 2 फिल्थी, 2 इरप्शन, 2 मलेरिया, 2 ऑइंटमेंट, 2 3। तो पहला जो वॉलंटियर हमने लिया था वही सही फिट हो रहा है। सो 2 वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। 7 का वॉलंटियर। ये अभी देखने में इजी लग रहा है पर ये इतना इजी नहीं होता जब एग्जाम में पूछा जाता है। डैश मेडिसिन वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विन एंड सल्फर। यहाँ पे 3 मेडिसिन दी हुई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 नंबर पे कौन सा आंसर आएगा, 3, THEE 3, वो भी कट कर लेते हैं। 9th में सल्फर डैश, तो सल्फर ऑइंटमेंट। अब दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, एनीबडी हु शोड एन डैश टंग वाज गिवन डैश। सो कोटेड टंग, ओके। एनीबडी विथ कोटेड टंग, एनीबडी विथ प्लस टंग, एनीबडी विथ डोज टंग, फिल्टी टंग, मलेरिया टंग, ओके। सो इसमें से कुछ भी फिट नहीं होगा, इसमें सिर्फ कोटेड टंग ही है। वो गिवन डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, 11th में आएगा डोज। एनीबडी विथ डैश फीवर, सो फीवर आया है तो मलेरिया ही है यहाँ पे आंसर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बीमारी दी हुई है ऑप्शन में। सो मलेरिया फीवर, रिसीव्ड क्विन प्लस कैस्टर ऑयल। एवरीबडी विथ स्किन डैश, स्किन एरप्शंस। तो जो जो हो यूज़ होता जा रहा है उसे कैंसिल करते जाओ। स्किन एरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट डैश कैस्टर ऑयल, ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, ओके। ऑइंटमेंट फिल्थी कैस्टर ऑयल नहीं, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। गांधी जी नोटिस द डैश स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथिंग। अब ये पैराग्राफ लेसन से है तो थोड़ा बहुत हमें पता है स्टोरी। तो वुमेन की क्लोथिंग कैसी थी, फिल्थी थी। और ऐसा क्यों था, बिकॉज उनके पास साड़ी नहीं थी पहनने के लिए। तो वो थोड़ा बहुत याद करके हम फिल इन ब्लैंक सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन आंसर में मैं लेसन के कुछ कीवर्ड्स बताती जाऊंगी, जिससे तुम्हें हेल्प होगी अपना आंसर्स लिखने में और मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे, और साथ ही साथ लेसन भी रिवाइज हो जाएगा। पूरा लेसन देखना है तो यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक एनिमेशन वीडियो बनाया है सो इजीली याद रहे कॉन्सेप्ट एंड द स्टोरी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो एंड यू विल गेट इट। हर क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स का है तो थोड़ा लेंदी लिखना है। आंसर शीट पूरा भरा हुआ होना चाहिए। 7 क्वेश्चंस में से एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, What was unusual about the school on that day as observed by France in the last lesson? तो अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो क्या लिखना है। This is chapter number 1, the last lesson written by Alphonse Daudet, based on the situation of France and Prussia's war. थोड़ा और इंट्रो लिखना है तो भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। There are mainly 2 characters in the lesson, Franz and M. Hamel. So Franz has reached to the school. He had to prepare for participles. He was late for the school and he was counting on the commotion. Yani he was trusting the commotion.
the noise in the classroom, that he will not be caught that he is late. But that day it was little bit different. What it was different, on page number 3 of the textbook, if you have the textbook, तो उसमें देख लो, उसके second paragraph में ही है. But now it was, that day it was so still, it was as quiet as Sunday morning. M. Hamel was having his ruler in his hand. He was walking up and down. He saw all the classmates. They were already in the place. Franz had to open the door and go inside. Everybody was looking at him, and he was very frightened at that time. M. Hamel told him to quickly sit on his place. Very kindly he said that. He also noticed that M. Hamel was wearing something different. उनका cloth का पूरा attire तुम्हें बताना है कि he was wearing green coat, his frilled shirt and little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspections day and prize days. The whole school seemed to be very strange. He also saw some people sitting at the back benches of the school. They were village peoples. The entire list is given. पूरा list दिया हुआ है textbook में ही. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others beside. Everybody looked sad. सब बहुत sad थे. They have come there to say thank you to M. Hamel for his 40 years of service. Why? Because there was a war going on between France and Prussia, and Prussia won the war. Alsace and Lawrence was under Prussia. So Berlin से order आया है that there is an order from Berlin that only Germany will be taught in the schools, and therefore it was the last lesson of M. Hamel and the last lesson of French class. That's why everybody was very emotional and the atmosphere of the school was so unusual. तो मैंने almost सारा कुछ बता ही दिया है, बस यही लिखना है. If you want a very deep explanation about this lesson, you will get the link in the description box. Question number 17. Why should child labor be eliminated and how? Present your views based on the story Lost Spring. So this is one of the very good questions. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसमें योर व्यूज़ लिखा हुआ है. वाई, हाउ एंड स्टोरी. सबसे पहले तो वी विल मेंशन द नेम ऑफ द लेसन. Lost Spring Stories of Stolen Childhood, written by Anise Jung. In this story, she is describing two main characters. One is Sahib Alam, second is Mukesh. Sahib Alam is a rag picker in Simapuri. Mukesh is the one who is working in a bangle factory in Firozabad. First of all, child labor is very much illegal, and then you can tell that how these people are living in poverty, how their traditions and everything are exploiting their life. जैसे साहिब आलम की स्टोरी बता सकती हूँ कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है. They don't have chappals, they don't have basic necessities in their life. They are searching in the garbage. For them it is like a gold. They don't have house to live in. They don't have. साहिब आलम is at last working at a tea stall. वहाँ पर भी वो एक काम कर रहा है. Mukesh had the dream of becoming a motor mechanic. Even Mukesh is working in a bangle factory, but it is very dangerous for him, जहाँ पे वो physically harm हो सकता है. His eyes, he can lose his eyesight, he can have cancer, he can have any kind of physical injury because he's working near hot furnace. In the same way, in child labor, the children are working in such hazardous situation, and there are so many children who are suffering from child labor. They need to be provided education, they need to be given basic facilities so that they can make their life better, they can fulfill their dreams. They have to get out from this life that they are living. जैसे लिस्ट बना दो पूरा कि कौन कौन उनकी हेल्प कर सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैन हेल्प देम आउट, सम NGOs कैन हेल्प देम आउट, स्पेशल क्लासेस कैन बी कंडक्टेड, facilities can be provided. Awareness has to be created among the children, and awareness has to be created among the parents also. Then the children have to follow their dreams. और भी कुछ अपने मन से लिखना है तो स्टेप्स और वो सब लिख सकते हो. ओके, इस चैप्टर के ऊपर पूरा एनिमेशन करके वीडियो बनाया हुआ है. वो वीडियो मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक पर क्लिक कर लो and you will get the entire explanation with animation. 18th one. State the miseries of the people working in the glass bangle factory as mentioned. So see, यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, वो लॉस्ट स्प्रिंग्स ही हैं, तो अच्छा है हमारे लिए. और सेकेंड वन जो है वो तो सीधा ग्लास बैंगल फैक्ट्री की कर रहा है, तो इसमें हमें साहिब आलम के बारे में कुछ नहीं लिखना, हमें सिर्फ मुकेश के बारे में लिखना है. सेकेंड स्टोरी जो है वो, सो हियर यू विल सी ऑन पेज नंबर 16 ऑफ द टेक्स्ट बुक, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. उसके बाद जो है देर इज़ अ टाउन फिरोज़ाबाद विच इज़ एवरी हाउस इन फिरोज़ाबाद. फिरोज़ाबाद में हर फैमिली यही काम करती है, मेकिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स.
that he is working in a Bengal factory. And फिर यहाँ पे देखो पेज नंबर 17 में मुकेश family is one among the families which are working in glass Bengal factories from generation to generation. It is illegal for the children to be working there first of all. फिर लिखो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है. there is a the temperature of the furnace is very high. The air and the oxygen facilities available is also very less. The light is also very dim. There are around 2000 children working there. The light can, because of the brightness and the heat and everything, they can get physical injuries. They can lose their eyesight because of the hot furnace. They can have cancer, respiratory diseases. And in this situation, Mukesh is working. He can also go blind because of all these things, but they don't have anywhere else to go. They have nothing to do except making bangles. He has a dream learning to drive a car, but he cannot do anything because he is working there. और भी इसमें कुछ और ऐड करना है लेसन से रिलेटेड. कुछ कीवर्ड्स जो है मैंने बता दिए हैं एक्सप्लेन करते हुए. कुछ कीवर्ड्स तुम अपनी मर्जी से डाल देना. नेक्स्ट वन, सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर एड्रेस टू Williamson. Question is taken from lesson number 4, Rat Trap. This story is written by Selma Lagerlof. थोड़ा सा इंट्रो दे दो लेसन के बारे में. That it is written on a belief that the goodness in a human being can be awakened by love and understanding. In the same way, in this lesson, there is a peddler being described who is making rat trap, who has stolen a pouch of 30 kroners from an old man house. The father of Williamson, Edla Williamson, the ironmaster of Ramsjo iron mill, have misunderstood him as his friend and he has brought him home. Now they have come to know that he is not his friend and he is a thief. So when they come back, they get a letter and what he has written in this letter. अब सीधा हम लेटर पे जाते हैं. पीछे एक पैकेज छोड़ के जाता है. In which there is a small rat trap and 30 kroner notes and a letter जिसमें वो honorable and noble miss करके address करता है. And he says that she has been very nice to him and he also wants to be nice to her, but he doesn't want her to be embarrassed that he is a thief on this Christmas occasion, and that is why he is giving the money back, and he wants her to give it back to the old man who is keeping his money pouch on the window. And he is saying that this rat trap is a gift from me to Edla. If she was not kind to him, he will never be able to understand his mistake. Because of her goodness, he got a real power of clearing himself. और वो लेटर में अपने आप को एड्रेस करते हैं एज कैप्टन वॉन स्टाले, एंड ही राइज विथ फ्रेंडशिप एंड गिव्स रिगार्ड. सो मैंने पूरा लेटर पढ़ लिया है, तो सीधा ये लिख सकते हो एग्जाम में, ऑटोमेटिक आंसर्स में मिल जाएंगे मार्क्स. और अगर ये लेसन का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में. Question number 20. All we have to fear is fear itself, explain with reference to deep water. अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि चैप्टर बहुत लंबा है और यहाँ पे पूरा रेफरेंस करना है हमें चैप्टर को, तो अब पूरा लिख दो. हमें फियर भी एक्सप्लेन करना है और कैसे ओवरकम किया वो भी एक्सप्लेन करना है. तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. दिस इज चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस, इन विच he is describing about his experience, his fear of water because of the two incidents that happened at the beach of California when the waves knocked him down. He was very little and he was 4 years old. The second incident was at YMCA pool when he was 10 years old, 10 or 11 years old, at YMCA pool in Yakima, and there was a boy who came and pushed him inside. He had an almost drowning experience. He was suffering from water phobia. Because of this, he could not do a lot of going out with his friends and all water related, going to waterfalls. He couldn't go to warm water lakes and all this thing. After this, he was tired and got an instructor. He built a swimmer piece by piece. We practiced 5 days a week. Started learning in October, and by the end of April, he learned swimming alone. He tried swimming in river. And you can mention the places like Lake Wentworth in New Hampshire, from the Triggs Island to the Stempeck Island. On page number 29, you will find a lot of other names. You can mention them from the textbook directly. And this kind of experience had a very deep meaning for him.
and he realized that all he has to fear is fear itself. He had conquered his fear and the will to live grew inside him. जीने की चाह और भी बढ़ गई. After this मैंने पूरा लेसन ही एक्सप्लेन कर दिया इन शॉर्ट 2-3 मिनट में. तो यू कैन राइट द होल थिंग. इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, सो राइट अकॉर्डिंगली. थोड़ा लेंथी भी लिखना और उतना भी टाइम बचाना कि बाकी सब कुछ भी लिख सको. नाउ 21. What made the peddler finally change his way as depicted in the story? The rat trap. Again, one question of the rat trap. The questions are getting repeated. The lessons are getting repeated. Now, what made him change the way? Very simple. हमने जो पहले वाले में किया था, एडला विल्मिंसन बहुत अच्छे से बिहेव किया था टुवर्ड्स द पेडलर. तो इसमें अब हमें लेटर की बात नहीं करनी है, हम पहले लेटर की डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. यहाँ पे हमें बात करनी है कि हाउ एडला वाज गुड टू द पेडलर. सो रेड ट्रैप रिटन बाय सलमा लेगरलॉफ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. शॉर्ट इंट्रो अबाउट आई हैव गिवन यू वन सेंटेंस दैट द गुडनेस ऑन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग इन लव. फिर इसके बाद और भी कुछ इंट्रो में ऐड करना है तो कर लेना. ये तो जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट यू कैन राइट डाउन एंड देन यू कैन say the entire thing जो मैंने पहले बताया था, that he was a rat trap. He used to make rat traps and he used to do a little bit bagging and little bit thievery to keep his body and soul alive, जो हमने पैराग्राफ में देखा था स्टार्टिंग में. One day he stole the money from the old houser and then he went to Ram's iron master. The owner of that mill misunderstood him as a friend and he wanted to take him to the house. The peddler was not ready, so the daughter, Edla Williamson, she came and convinced him to come to home. She was very nice towards him. She gave him good food to eat. They gave him suit to wear. When they realized that this man is actually not his friend, when he shaved and clean shaved everything and came in front of them, and the iron master wanted to get the peddler to go away, that time Edla told that let him stay, we have promised him to celebrate Christmas with us, so let him be here, let us be nice to him, give him food because he might not have anywhere else to go. ये सब देखकर peddler was very moved and he had a will to change himself. इस क्वेश्चन में देखा करो कि क्वेश्चन में क्या मेन है. यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में मेन है एडला का अच्छा होना, अच्छा और नाइस होना मेन है, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करो. बाकी सारे कीवर्ड्स तो सारे सेम ही रहते हैं. नेक्स्ट वन 22. डिस्क्राइब गांधी जी एज अ गुड लीडर विथ रेफरेंस टू इंडिगो. ओके, सो नाउ ये चैप्टर भी बहुत लंबा है. यहाँ पे हमें गांधी जी के लीडरशिप क्वालिटी को हमें हाईलाइट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. चैप्टर नंबर 5, इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर, हु हैज़ रिटन अ बुक called The Life of Mahatma Gandhi, and this is a short part of the book that is given to us as a lesson. This is an incident. अब गांधी जी के लीडरशिप को हमें बताना है, हाईलाइट करना है with the points given to us in the story, like Rajkumar Shukla and all the sharecroppers of Champaran were facing exploitation of the Britishers, where they have taken their money, their compensation for the agreement. For breaking the agreement, Gandhiji showed his leadership and went on to help those sharecroppers to fight against the British. He went to Muzaffarpur and also inspired the lawyers and taught them about not taking money from the poor sharecroppers who are already suffering. He also was bullied by the British Landlord Association. देखो मैं कैसे स्टोरी भी बताते जा रही हूँ, वर्ड्स भी बताते जा रही हूँ उसमें. And British officials. But he went to Motihari and proceeded with his fight for justice. He was also been framed by the Britishers where he was in a condition to go to jail, but he was able to get out of it because of his cleverness, his bravery. और भी बहुत सारी qualities है वो ऐड कर सकते हैं. And finally he won the battle against the Britishers, where they were ready to give them 25% of the compensation money back. Now even after that he did not leave Champaran like that. He also developed the place Champaran. He provided them medical facilities, clothing facilities, financial facilities, educational facilities, और ये सब कुछ mention करते जाओ. His politics was related to the day-to-day activities of poor people, of millions and millions of people of India. And this is how obviously he is a good leader, and this is how he was able to bring freedom to India. So this is
सो दैट्स वे यू कैन राइट डाउन। ये तो मेरा पॉइंट्स था, मैंने बताया, अपने पॉइंट्स के हिसाब से भी लिख सकते हो, स्टोरी बता दी मैंने। अभी जो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें से 5 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, करना ही है, भले 3 मार्क मिले ना मिले, बट 0 मार्क्स तो नहीं मिलेगा, तुम्हें थोड़ा बहुत लिखना तो है ही सब में। और ऐसे लिखो कि तुम्हें परफेक्ट मिल ही जाए पूरे मार्क्स। जहाँ 1 मार्क आ रहा है वहाँ पे एक और आ जाए, 2 मार्क्स हो जाएंगे, तो गिव योर बेस्ट टू इट। Now next section, section B, read the following verse and answer the following question। यहाँ पे भी पैसेज है, रीड करके शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, नॉट वेरी लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर। तो मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है, द पोएट डिस्क्राइब्स हर मदर व्हेन एंड शी कंपेयर्स हर विद द foggy or faded late winter moon and says that she was so old। बस इतना ही लिखा है मैंने, क्योंकि शॉर्ट में आंसर खत्म करना है और सारे पॉइंट्स भी आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चाइल्डहुड फियर इज फेल्ट बाय द पोएट। ये क्वेश्चंस भी हमें देखकर ही लिखने होते हैं, तो ये भी हमें अटेम्प्ट करना ही है। व्हाट चाइल्डहुड फियर इज फेल्ट बाय द पोएट। द पोएट रियलाइज्ड दैट हर मदर इज वेरी ओल्ड नाउ एंड फेल्ट द पेन ऑफ लूजिंग हर मदर जस्ट लाइक हर चाइल्डहुड व्हेन शी फियर्ड ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम हर मदर। मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया आंसर, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है। अब थर्ड पे जाते हैं। मेंशन द वे इन विच द पोएट बाइट्स ओडी टू हर मदर। इसका मतलब होता है गुड बाय कैसे किया उन्होंने। तो द पोएट बाइट्स ओडी टू मदर बाय सेइंग सी यू सून अम्मा, स्माइल्स एंड द होप टू मीट हर सून अगेन। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए और हमें 3 मार्क भी मिल जाएंगे इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। सारे पोएम्स के फिगर्स ऑफ स्पीच 1 by 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यू कैन 1 by 1 सी द फिगर्स ऑफ स्पीच दैट आर इंक्लूडेड इन ऑल द पोएम्स। पहला देखते हैं हम 26 नंबर। सो ब्लॉट द मैप विद स्लम एज बिग एज डूम। सो बहुत क्लियर है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, स्लम को एज बिग एज डूम कहा गया है, कंपैरिजन भी हो रहा है। सो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट हम बी सिमिली सिलेक्ट कर सकते हैं एज एन आंसर। देखो अब इसे लिखना ऐसे है कि हम क्वेश्चन नंबर तो लिखेंगे, इसमें ऑप्शन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, ताकि हमारे मार्क्स लूज ना हो किसी भी तरह से। नेक्स्ट वन, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। देखो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये वाला फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा हार्ड है, पर्सोनिफिकेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, तो वो कैंसिल हो जाता है। टोटोलॉजी भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग दैट इज टोटोलॉजी, ऐसा कोई कंडीशन है नहीं यहाँ पे। बचा पैराडॉक्स और एपिग्राम। पैराडॉक्स में हमें ऐसे स्टेटमेंट होता है जो सुनने में फॉल्स लगता है। एपिग्राम जो होता है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो एक बहुत स्मार्ट वे में बोला गया है। तो यहाँ पे 27 का जो आंसर है वो है डी, एपिग्राम, क्योंकि एक शॉर्ट और स्मार्ट क्लेवर स्टेटमेंट है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। तो आई होप यू गॉट दिस वन। नाउ 28, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद माइंड अहेड। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है। सिमिली तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एज और लाइक वर्ड यूज नहीं किया गया है। क्लाइमैक्स भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सीरीज ऑफ वर्ड नहीं है जो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। एंटीथेसिस भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपोजिट वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं। तो बचा कौन सा? मेटोनमी। सो यस, मेटोनमी ही है। जो सिटी के लोग होते हैं जो कार में जा रहे हैं उन्हें एड्रेस किया गया है, उनको बताया गया है बाय राइटिंग पॉलिश ट्रैफिक। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिटी पीपल देयर इज अ चेंज ऑफ नेम एंड दे हैव रिटन पॉलिश्ड ट्रैफिक। ओके। 29th one, when aunt is dead her terrified hands will lie. I couldn't get an exact answer for this one. Still, I will keep this as an open option for you guys. If you find answer for this one, make sure you share it in the comment section. Now we'll move on towards the next question answer section. This question answers are from the poem. It consists of 8 marks. 8 marks का है और हमें any 4 attempt करने हैं। मैं पोएम के भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाली हूँ विद नोट्स। जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उस क्वेश्चन का प्रॉपर अच्छे से नंबर देखकर लिखो कि सही नंबर तो लिख रहे हो, गलत तो नहीं लिख रहे हो आंसर नंबर। अब ये 2 मार्क्स के लिए तो हमें थोड़ा लेंदी लिखना है, हमें बहुत शॉर्ट नहीं लिखना है, थोड़ा लगना चाहिए कंटेंटफुल, ताकि इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हमें मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम बहुत ईजी होते हैं कंपेयर टू द लेसन्स। नंबर 30, माई मदर एक्ट 66 डिपिक्ट्स द सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो अब हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सटल्टीज का मतलब होता है बहुत आसानी से हम जिसे नोटिस नहीं कर सकते उसे सटल्टीज कहा जाता है। वो ह्यूमन रिलेशनशिप के ऐसे एस्पेक्ट्स को बताती हैं जिन्हें नोटिस करना इजी नहीं है।
ओके, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप में, वो उन्हें बताती हैं। तो यही चीज़ हमें फोकस करके इसमें आंसर लिखना है। This is the first poem. We'll start by writing the name of the lesson that is already given to us, written by Kamla Das. Kamla Das is an Indian poetess. She is mostly known for her originality and versatility. She is a sensitive writer. She captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. Okay, and My Mother at 66 is also an example for that, because here My Mother at 66 discuss about the relationship between mother and daughter. Here Kamla Das is describing about the feeling of separation from her mother. She describes the pain and the ache she feels while she thinks about being separated from her mother. इस आंसर में और भी बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे इस लेसन के कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं. इट वॉज फ्राइडे. कमला दास वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विथ हर मदर. When she looks at her mother who was sitting beside her mother's mouth was open. She was looking like a corpse, and at that particular time she realizes and a pain hits her that she can lose her mother anytime. Her mother has become very old, and just to put that thought away, she looks out of the window. She could see young children sprinting. She could see young trees sprinting and children spilling out. You can also say that when she was standing at the airport, she looked at her mother, and her mother was wan and pale like a late winter's moon. She was old, and she also had this familiar ache which she used to have in the childhood, where she was afraid of being separated from her mother. But she was helpless. She couldn't do anything. All she had was hope with her. She said to her mother that see you soon, Amma. She did not want her mother to worry, so all she did was smile, smile and smile. And here I have explained you the entire poem. You can pick out any of the points from the poem and you can write down the answer. This is how here she depicts the subtleties of human relationship. Question number 31. Mention the suggestions given by Stephen Spender to improve the condition of children of the slums in an elementary school. इस question का answer directly poem में दिया हुआ है. First we will start with writing the name of the poem. The Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Here the writer is concentrating on the theme of social injustice and class inequalities, where he has visited a classroom in a slum and he described the atmosphere of the slum and the conditions in which they live, and he wants that the condition of the children should improve. He mentions the governor, the inspector and the visitors to come and do something about these children, otherwise the window of their life will be shut down like catacombs. He wants them to be free. He wants them to run on green fields. He wants them to experience the nature. He wants them to be educated to make their life better. They will be able to run freely on golden sand. The poet wants them to learn new things. The poet wants them to get all the facilities so that they can be a part of history and also make their life successful. So these were the suggestions given by Stephen Spender to improve the condition of the children of the slum in an elementary school classroom in a slum. So I think this will be enough for the answer, but if you want to include more points into it, तो जो बैड कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन है वो भी इंक्लूड करना है तो कर सकते हो जिसमें वो रह रहे हैं. Now we'll move on towards the next one. That is question number 32. Explain the significance of the title Keeping Quiet. Significance means nothing. Importance बताना है हमें टाइटल का कि क्यों इसे, what is the meaning behind that. तो हम नॉर्मल जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे. We'll start with writing the name of the poem. Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. In this poem, he talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. He explains to us that how important it is to be quiet, to be peaceful, be calm, and introspect our actions. We have to observe ourselves and examine our actions and ideas that they should not hurt others. इस पोएम में और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं. वन बाय वन उन टॉपिक्स को भी मेंशन कर देती हूँ मैं. ऑल्सो व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट एंड वी बी स्टिल, एट दैट टाइम वी आर नॉट हर्टिंग द नेचर एंड वी कीप स्टिल, एंड इफ वी कीप स्टिल वी विल ऑल्सो नॉट बी हर्टिंग द नेचर. वी विल ऑल्सो बी एबल टू टेक रेस्ट फ्रॉम आवर पेन्स and from the rush that we are living in. There will be no wars. We will all be together. We will not be hurting each other. Also, we will be able to understand ourselves. We'll be able to understand other people and be able to make our life better. Also, at last, it gives us an example of Earth, that how we should learn from Earth, that be still, calm, quiet, and yet be alive and be prosperous.
This is what the poet is describing in the poem, and that is why he has chosen the title Keeping Quiet, which is very much suitable for the poem. Now we will move on to the next question. Question number 33. What makes human beings love life in spite of troubles and suffering? Clarify your views giving substantial example with reference to the poem A Thing of Beauty. अब हमें बताना है कि हमारी लाइफ में इतने ट्रबल होने के बावजूद भी हमें जिंदगी से क्यों प्यार है, और हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं. तो बहुत ही इजी है. A Thing of Beauty written by John Keats. This is a part taken from his poem Endymion, a poetic romance. If you want to include some more intro, you can write some intro from the textbook. मैं directly शुरू कर रही हूँ. Yes, the human life is filled with troubles, miseries and sufferings, but still human beings love life because of the things of beauty which are around them, which surrounds them and give them strength and happiness to carry on. ये लिखने के बाद सीधा पोएम पे चले जाओ. For them, thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is always lovely. Its loveliness always increases and will never pass into nothingness. A thing of beauty is like a bower, means a shade, in which we can sleep and see beautiful sweet dreams. It is also like a fabric band which binds us to the earth. In spite of the lack of noble natures, in spite of the gloomy days, in spite of all the sorrow in our lives, this thing of beauty moves away all the pall from our dark spirit. Now we have to give some example of thing of beauty, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट हमारी पोएम में ऑलरेडी थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन की गई है, तो हम डायरेक्ट वहीं से लिख सकते हैं. Here are some substantial examples of things of beauty with reference to the poem. The sun, the moon, the trees, which gives us a shady boon. Shady boon again एक blessing या एक shelter की तरह कह सकते हो. Beautiful flowers like daffodils, clear streams which bring coolness in the hot season, forest, beautiful roses, also grandeur of the domes. All these beautiful things are like immortal drinks which are pouring onto us from the corner of the heaven. And here our answer ends. देखो इतना सिंपल था इसका आंसर लिखना. It was not at all difficult. पूरा पोएम ही आ गया है, पूरा पोएम एक्सप्लेन भी हो चुका है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. Describe the plea of the folk who had put up the roadside stand. A roadside stand written by Robert Frost. A roadside stand, Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. Here he describes about a roadside stand which has been put up on the edge of the road, so that the people passing by in the traffic can reach out to them, and in return they can get some money and cash flow to support themselves. But there is no one who is approaching them to buy wild berries, crooked neck, golden squash with silver warts, but instead they are criticizing the wrong signs of ananas which are put up there. They have so much hope, but all their hope turns into sorrow and they are not able to say it. All they want is to feel the money in hand. They want their being to be expanded. They also want to live a life like moving pictures. All this longing is in vain. They wait all day, they pray all day to hear the sound of brakes, the sound of stopping of a car. But even if any car stops, they just ask for the address or gallon of gas. At last the poet wished that he could not see this pain, and he wished that in one stroke he can just put these people out of this pain, and he's just pleading us to do something. So this was the plea of the folks who had put up the roadside stand. I'm giving you the maximum amount of points which you can include in your answers, जो भी इसमें से याद रहे एग्जाम में लिख सको. Question number 35, the last question of section B. Why do you think Art Jennifer create animals that are so different from her own characters? What does this difference suggest? Aunt Jennifer's Tiger written by Adrienne Rich. Aunt Jennifer's Tiger written by Adrienne Rich. ये आंसर देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली इतना हार्ड नहीं है. इट इज़ वेरी इजी. विल स्टार्ट विद राइटिंग द लेसन नेम. Aunt Jennifer's Tiger written by Adrienne Rich. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of a married life a woman experiences. Here Aunt Jennifer is embroidering tigers on a cloth, which are very different from her own character, because she wants to live a life like the tiger. A tiger is fearless, a tiger is powerful, a tiger is strong, full of strength, courageous. In the same way, Aunt Jennifer also wants to live this heroic life, unlike her own life, where she is unhappy in her married life, dominated by her husband, ordered with duties and responsibilities. She has no freedom of her own. She is mastered by his husband. She has no power over her life. That is why Aunt Jennifer is embroidering tigers on a cloth with a wish to live a life like that.
Aunt Jennifer wishes to live a life like that, where she has the power over herself, she has the freedom, she has everything she needs, and she is not mastered by his husband. She wants to experience a world where she is free, and thus she makes tigers. अगर इस आंसर में तुम्हें कुछ और ऐड करना है, अपनी तरह से कुछ और डिस्क्राइब करना है, तो भी कर सकते हो. सो अब हमने हमारा क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन फिनिश कर दिया है. सो नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स अवर ग्रामर सेक्शन सी. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने एक लिस्ट देखी थी कौन से टाइप के एरर्स पूछे जाते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो अब साथ में एरर ढूंढने की ट्राई करो. नंबर 36, वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग. ये टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ है, बस लाइन्स में डिवाइडेड है. अब इसके सेकेंड लाइन में देखोगे तो आई सॉ लिखा हुआ है, मतलब ये पैराग्राफ पास्ट टेंस में है. फिर भी यहाँ पे आई लुक लिखा हुआ है, सो आई लुक्ड अप आएगा. सो द फर्स्ट एरर विल बी लुक एंड द करेक्शन विल बी लुक्ड. सो वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग. आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. इस लाइन में जो एरर है वो स्पेलिंग एरर है, दैट इज सिटिंग. जस्ट राइट डाउन द एरर एंड राइट डाउन द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सिटिंग. ये भी हो गया. 38, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंक. अब देखो यहाँ पे वापस एक स्पेलिंग एरर है. थिंक लिखा है, थिंक नहीं आता है, थिंग आता है. ओके, THING. सो राइट डाउन द एरर एंड राइट डाउन द करेक्ट. 39, देन एट अनदर स्पेलिंग. यहाँ पर एरर जो है वो भी एक स्पेलिंग एरर ही है. सो THAN देन की जगह आएगा THEN देन. ये देन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं. THEN देन का मतलब होता है कि उसके बाद देन व्हाट. इस दोनों देन में कंफ्यूज हो जाते हैं सब, इसलिए इसको एज ए एरर दिया गया. सो राइट डाउन द एरर एंड राइट डाउन द करेक्शन. So how many errors did you find? If you need some practice with this, so make sure you see the video. ग्रामर को ही कंटिन्यू करते हुए इडियम्स और फ्रेजेस पर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. अब हमें सेंटेंस में से इडियम और फ्रेज को बाहर निकालना है और उसके मीनिंग को फिट करना है सेंटेंस में. सो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट थ्रेट ऑफ अ स्कोल्डिंग. तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं नाज़िदा के, उनको ऑलरेडी पता होगा कि हमने ये सॉल्व कर लिया है इडियम फ्रेज पहले ही. उसका आंसर है ग्रेट फियर. ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है ग्रेट फियर ऑफ. डायरेक्टली उसे हटा के ये प्लेस करना है उसकी जगह पे. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ अ स्कोल्डिंग. जैसा है वो वैसा ही रखना है सेंटेंस, बट हमें बस इडियम फ्रेज को निकाल के उसका आंसर, उसका मीनिंग अप्लाई करना है. 41, दे लिव्ड इन परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. तो ये भी हम कर चुके हैं, ये सेकेंड लेसन का ही इडियम और फ्रेज है और हमने ये भी आई थिंक किया है सोल्यूशन इन द लाइव स्ट्रीमिंग क्लास, जहाँ पे हम कुछ सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे. तो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी. ये सेकेंड लेसन से है क्योंकि वो लोग पॉवर्टी में हमेशा ही पॉवर्टी में है और हमेशा ही वैसे ही रह रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड है. दे लिव्ड इन नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी. 42, नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, नंबर सही लिखो. Fallen into the swimming pool, he felt that the curtains of his life fell. तो ये भी हम कर चुके हैं. This is also done. देखा possibility है that the idiom and phrase can be asked from the textbook itself, but it can be asked from the outside also. So curtain of life fell. Very simple. उनको क्या लगा कि he was dead. Okay. हमें कैसे लिखना है? Fallen into the swimming pool, he felt that he was dead. 43 अब the tramp plodded along the road. तो इसमें जो आंसर है इज वॉकिंग विद डिफिकल्टी. ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है. अब ये क्यों? ओके, देयर इज नॉट एनी वे के सेंटेंस में कैसे अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या आंसर है. इसके लिए बस उसका मीनिंग पता होना ज़रूरी है. जिसको पता होगा मीनिंग वो सॉल्व कर लेगा. ओके, जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगा तब तक हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा तरीका है इसे सॉल्व करने का. अब हम जा रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये तो मैं करके दिखाऊंगी. एक्चुअली हार्ड नहीं है बट लाइक बहुत लंबा होता है, इसके रूल्स बहुत लंबे होते हैं, इसलिए स्टूडेंट जो है वो अवॉइड करते हैं ये करना. बट ये एक बार सीख जाओगे ना तो ये बहुत ईजी है. जो स्टेप्स बताए थे मैंने उन स्टेप्स को फॉलो करना है और इसे सॉल्व करना है. सबसे पहले तो हमें इन्वर्टेड कॉमास निकालने हैं. सेंटेंस में दैट यूज़ करना. ओके, सिर्फ इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस में दैट यूज़ नहीं होगा. टेंस चेंज करना है और फोर्थ वन प्रोनाउन चेंज करना है. ओके, ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. पार्ट्स में हम करेंगे, एक एक सेंटेंस सॉल्व करते जाएंगे. एम हैमल सेड टू हिज स्टूडेंट्स
योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये फर्स्ट लेसन में से है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस जो है वो चेंज कर दिए गए हैं लिटिल बिट, बट दैट वी विल डू अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ ओनली। एम हैमल सेड टू, तो सबसे पहले तो सेड टू हटा दो, हटा के वी विल राइट डाउन टोल्ड। इनडायरेक्ट में सेड टू नहीं यूज़ करते, हम टोल्ड लिखते हैं। सो एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दो, अब इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आएंगे, फर्स्ट स्टेप यही याद रखना है। सो एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज कर दो, योर का क्या होगा देयर। सो एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स देयर पेरेंट्स वर नॉट। अब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो मैंने कहा था कि टेंस ऑफ द सेंटेंस हमेशा चेंज होगा, वो हमेशा एक स्टेप पीछे चला जाएगा। प्रेजेंट है तो वो पास्ट हो जाएगा, पास्ट है तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। देयर पेरेंट्स हैड नॉट बीन, ओके, पास्ट है तो एक स्टेप पीछे जाके पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो हैड नॉट, बी डबल ई एन, बीन आएगा, हैड नॉट बीन एंशियस इनफ टू हैव, ये हैव ही रहेगा, ओके, क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है सेंटेंस। इनफ टू हैव यू लर्न, तो यू का हो जाएगा हैव देम लर्न। वाई देम? बिकॉज यहाँ पे देखो हिज स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, इसलिए हम प्लूरल में ही रखेंगे यू को। सो हिज स्टूडेंट्स का हो जाएगा देम लर्न, ओके। यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम होता, एक जन का नाम होता तो हम ही शी इट लगाते, बट यहाँ स्टूडेंट को बताया गया है इसलिए हम देयर यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मील so as to have you a little more money। यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया तो सेकेंड सेंटेंस भी कंटिन्यू हो रहा है, ओके। तो हम फुल स्टॉप कर कर ही कंटिन्यू करते हैं, फुल स्टॉप फिर दे है तो दे प्रेफर्ड, मैंने कहा था पास्ट है तो पास्ट एक और स्टेप पीछे जाएगा, ईडी लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सो दे हैड प्रेफर्ड टू पुट यू, यू का वापस हम देम लिखेंगे। दे हैव प्रेफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील so as to have a little more money, that's it, फुल स्टॉप। इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है फिर उस हिसाब से चेंज करना होता है। तो ये सेंटेंस से सिंपल है ना, यहाँ इंटरोगेशन है ना कुछ और है, तो यहाँ तक का तो बहुत इजी था। आफ्टर दैट एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, सो एंड आई है तो यहाँ पे ये आई कौन है, एम हैमल है, हम लिखेंगे एंड ही आस्क्ड अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, वो अपने बारे में पूछा और मैं क्वेश्चन मार्क के बाद वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है तो हम लिखेंगे एंड एडेड। सो सेंटेंस होगा एंड ही आस्क्ड अबाउट हिमसेल्फ एंड एडेड या एंड सेड दैट, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, एंड सेड दैट भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, तो वापस आई है तो आई का क्या हो जाएगा, एम हैमल, तो ही हैव, तो ही हैव का मैंने कहा था एक स्टेप पीछे चला जाएगा, टेंस हैड बीन टू ब्लेम ऑल्सो। अब हम ऑलमोस्ट लास्ट सेंटेंस पर पहुंच गए हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तो अब ये वापस एक क्वेश्चन मार्क आया है पर फुल स्टॉप करके आया तो हम वापस लिखेंगे ही आस्क्ड, ओके, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ही आस्क्ड, क्वेश्चन सेंटेंस में दैट THAT दैट बिल्कुल नहीं आता है, तो ही आस्क्ड, और नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है वो व्हाट हाउ से शुरू होते हैं, तब क्या होता है हम सिंपल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ये हैव से शुरू हो रहा है, सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे हैव है, वॉज है, इज है, इससे शुरू हो रहा है, और क्वेश्चन है उसका आंसर है येस और नो। का आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड इफ, हैव आई का हो जाएगा ही हैड, ओके, हैव है तो हैव का हैड हो जाएगा। सो ही हैड नॉट ऑफन सेंट देम, यू का हो जाएगा देम, सेंट देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, माई कौन है, एम हैमल है तो माई का हो जाएगा हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। सो अब यहाँ पे योर कौन है, स्टूडेंट्स है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क्स जो है वो वहाँ से हट जाते हैं, वी विल नॉट कीप द क्वेश्चन मार्क हियर, तो इन्वर्टेड कॉमास हटाने होते हैं और ये क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब कुछ हटा देना होता है, ओके। अब हम जाते हैं डू एज डायरेक्टेड की ओर।
यू विल बी वेरी हैप्पी कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है एंड देन इट विल बी मोर फन टू सॉल्व इट। एंड कैसे सॉल्व करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डू एज डायरेक्टेड का भी हमने लाइव में एक्सप्लेनेशन किया था जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, उसका भी पूरा प्लेलिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगी। नंबर 45, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, देन क्वेश्चन मार्क, चूज द करेक्ट एजर्टिव सेंटेंस। तो पहले तो ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव से हमें इसे बनाना है एजर्टिव। एजर्टिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस विद फुल स्टॉप, इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं एजर्टिव सेंटेंस में। इसका फर्स्ट रूल है सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और जब हम इंटरोगेटिव से एजर्टिव बनाते हैं दैट टाइम अगर क्वेश्चन में नॉट है तो एजर्टिव में नॉट नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन सेंटेंस में नॉट नहीं है तो एजर्टिव में नॉट आएगा। तो यहाँ पे हम पहले वही देख लेते हैं। ये ए, आई नो एवरीथिंग अबाउट कार, तो ये तो पहले ही कट हो गया क्योंकि इसमें नॉट नहीं है और मीनिंग भी चेंज हो रहा है। बी, आई नो नथिंग अबाउट कार्स, ये थोड़ा सही लग रहा है। सी, आई नो अ लिटिल बिट अबाउट कार्स, यहाँ पे भी नॉट नहीं है तो ये कैंसिल हो चुका है। ओके, हर इंटरचेंज का एक स्पेसिफिक रूल है, एक रूल फॉलो करना है बस। डी, आई डोंट नो समथिंग अबाउट कार्ड्स, दोनों में नॉट यूज किया हुआ है लेकिन डी कैंसिल हो जाता है क्योंकि डी में मीनिंग जो है वो चेंज हो जा रहा है। ओके, आई डोंट नो समथिंग अबाउट कार्ड्स, सो यहाँ पे एनीथिंग दिया हुआ है तो सूट क्या करता है, आई नो नथिंग अबाउट कार्ड्स, नथिंग इज अ नेगेटिव वर्ड तो नॉट भी आ गया है, मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। जब लिखोगे तब ऑप्शन भी लिखना, बी और सेंटेंस भी पूरा लिखना। ओके, 46, व्हाट इज मेंट बाय दिस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत हार्ड होता है स्पेशली जब इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है, बट इसमें हम क्या देखेंगे, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, देखते हैं इसमें क्या आंसर निकल के आता है। फर्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन, तो ये तो पहले फर्स्ट कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि इसमें यू लिखा हुआ है और सेंटेंस में कहीं पर भी यू नहीं है। ओके, व्हाट इज मेंट बाय दिस, दिस का पूछा गया है, नॉट यू के बारे में पूछा गया है। ओके, तो फर्स्ट इज कैंसिल। सेकेंड, व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ दिस, अब सेकेंड भी यहीं पे कैंसिल हो जाता है, इज लिखा हुआ है व्हाट इज और यहाँ पे वॉज कर दिया है यानी टेंस ऑफ द सेंटेंस भी चेंज कर दिया है। डू एज डायरेक्टेड में टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं ना हम, वो इन्वर्टेड कॉमास वाला, उसी में टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज होता है। व्हाट डज दिस मीन, ओके, ये थोड़ा सही लग रहा है। सी, व्हाट डिड यू मीन बाय दिस, अब ये डी भी कैसे ही कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, बिकॉज इज है और यहाँ पे डिड लिखा है, पास्ट टेंस कर दिया है, तो लास्ट में घूम फिर के आंसर बच जाता है सी, व्हाट डज दिस मीन। तो ये तो बहुत इजी था ये वाला एक्टिव पैसिव। 47, ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, सेंटेंस एफर्मेटिव है, नॉट आना चाहिए सेंटेंस में। अब ए, ऑल नाइट गांधी जी कांट स्लीप, ओके। बी, ऑल नाइट गांधी जी अवॉइडेड टू रिमेन अवेक, तो अब हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है लेकिन बी वाले में कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड ही नहीं है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये नहीं होगा। ऑल नाइट गांधी जी डिड नॉट स्लीप, ओके, ये ठीक लग रहा है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अस्लीप, तो रिमेन्ड अवेक और यहाँ पे उल्टा कर दिया गया रिमेन्ड अस्लीप, सो मीनिंग चेंज हो रहा है, तो बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है। ए और सी में से सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि देखो ई डी लगा हुआ है, मैंने पहले ही बताया है तुम्हें कि सेंटेंस में टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा, तो ई डी लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी डिड नॉट स्लीप ही सही आंसर है। टेंस भी देख लिया करो, रूल जो है वो भी देख लिया करो। रिमेन अवेक है तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड से चेंज किया गया है, समटाइम्स किसी और तरह से चेंज किया जाता है। ओके, ये सारे रूल्स जो है वो लिंक किए हुए हैं नीचे, सारे देख लेना। द प्लेस वॉज क्वाइट, चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का मैंने इंटरोगेटिव का रूल मैं फर्स्ट वन में भी बता चुकी हूँ। एजर्टिव से इंटरोगेटिव बना रहे हैं, सेंटेंस जब चेंज करते हैं तो नॉट आता है, अगर क्वेश्चन में सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम इंटरोगेटिव में नॉट रखेंगे, अगर एजर्टिव ने नॉट है तो इंटरोगेटिव बनाते वक्त हम नॉट को हटा देंगे। तो अब यहाँ पे देखते कौन सा सही है। ए, वॉजंट द प्लेस क्वाइट, ठीक है, सही लग रहा है। बी, इजंट द प्लेस क्वाइट, अब इजंट तो नहीं होगा क्योंकि वॉज लिखा है और सेंटेंस यहाँ पे इज दिया हुआ है, टेंस ऑफ द सेंटेंस है, तो बी तो पहले ही कैंसिल हो चुका है। सी, डिडंट द प्लेस बिकम क्वाइट, मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बिकम क्वाइट बोला गया, यहाँ पे कुछ बिकम करने का, द प्लेस वॉज क्वाइट, जब प्लेस क्वाइट है वो बताया गया है। अब डी, डू यू थिंक द प्लेस वॉज क्वाइट, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछ रहा है डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है,
प्लेस क्वाइट है, लेकिन सेंटेंस में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। ओके, तो द प्लेस वॉज क्वाइट का आंसर ए इज परफेक्ट। वॉजंट द प्लेस क्वाइट, यहाँ पे मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, नॉट भी यूज हो रहा है, टेंस ऑफ द सेंटेंस भी वही है। 49, डू यू प्रीच वर्ड्स देन अ पर्सन, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये सेंटेंस हमने आई थिंक डू एज डायरेक्टेड पर जो लाइव स्ट्रीम की थी उसमें ही किया था ये। चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री, डिग्री में 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिग्री चूज करनी है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। फर्स्ट वन, ए, अ पर्सन डज नॉट टीच सो बैड एज यू। ओके, बी, अ पर्सन डज नॉट प्रीच एज वर्स एज यू। तो अब यहाँ पे फर्स्ट तो पॉजिटिव डिग्री के बारे में बोला गया है, वर्स तो नहीं आएगा क्योंकि वर्स पॉजिटिव डिग्री नहीं है, वर्स कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, बैड, वर्स, वर्स्ट। ओके, तो वर्स्ट भी नहीं आएगा, वर्स भी नहीं आएगा, सेंटेंस में आएगा बैड। थर्ड वन, यू डू नॉट प्रीच एज बैड एज अ पर्सन। सो यू डू प्रीच का यहाँ पे डू नॉट कर दिया गया है, तो मतलब चेंज हो चुका है सेंटेंस का कि तुम पर्सन से बुरा टीच नहीं करती, लेकिन यहाँ पे तो बोला गया ना कि टीच कर रहे हो पर्सन से बुरा, तो सी भी नहीं आएगा, कैंसिल हो चुका है। डी, यू डू नॉट प्रीच एज वर्स एज अ पर्सन, तो वापस वही एज वर्स एज अ पर्सन, वापस वही वर्स यूज किया गया है वर्ड। वर्स जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे पॉजिटिव की बात की गई है, तो वर्स भी कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, अ पर्सन डज नॉट प्रीच सो बैड एज यू। तो यहाँ पे एज बैड एज नॉर्मली यूज किया जाता है, एंड यहाँ पे सो डाल दिया है इसकी जगह पे कंफ्यूज करने के लिए, but A is the correct answer. Okay. 50. He only stared at the girl in boundless amazement. Choose the correct exclamatory sentence. तो ये assertive से हमें exclamatory बनाना है, exclamation mark होना चाहिए sentence में। A, what only in boundless amazement he stared at the young girl. ये वाले sentence में what नहीं आएगा, क्योंकि देखो हम बोलेंगे कि कैसे घूर रहा है वो, अगर हम बोलेंगे तो कैसे और क्या में फ़र्क है, so that is why what नहीं आएगा। B, Oh, in boundless amazement he stared at the young girl. ये थोड़ा हो सकता है, देखते हैं आगे। How only in boundless amazement stared he at the young girl. How only in boundless amazement he stared at the young girl. तो D जो है वो सही है, क्योंकि how only in boundless amazement he stared at the young girl, सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ओके, stared ही ऐसा नहीं होता फॉर्मेशन, ये गलत फॉर्मेशन है। बी आंसर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास डी है वो सबसे ज़्यादा फिट हो रहा है आंसर को। हाउ ओनली इन बाउंडलेस अमेजमेंट ही स्टेयर एट द यंग गर्ल। एट 51, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग सबसे ईजी होता है आइडेंटिफाई करना, उसके रूल्स भी बहुत ईजी होते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा, अगर सेंटेंस में नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आंसर सही कौन सा है। गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, डजंट ही। गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, डोंट ही। तो यहाँ पे ना डजंट आएगा और डोंट भी नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, KEPT केप्ट लिखा है ना, कीप नहीं लिखा हुआ है, केप्ट लिखा हुआ है, तो डज और डजंट दोनों ए और बी कैंसिल हो चुका है, टेंस ऑफ द सेंटेंस गलत है। सी, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, कॉमा डिडंट ही। डिडंट ही फिट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट टेंस भी है और नॉट भी लगा हुआ है, सेंटेंस में नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा। डी, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, डज ही। तो ये तो पहले ही कट हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, डिडंट ही। 52, फ्रांस वॉज टू स्लो टू रीच स्कूल इन टाइम। तो अब ये सेंटेंस का फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसके ऊपर एक एनिमेशन वीडियो भी है जिसमें सारे एक एक करके हमने डिस्कस किए थे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, जिसको भी पता है इसका आंसर तो तुरंत ही देखकर ही समझ आ जाएगा क्या सही आंसर है अगर रूल्स देखें तो। फ्रांस वॉज सो स्लो दैट ही कुड नॉट रीच स्कूल इन टाइम। फ्रांस वॉज सो स्लो टू रीच स्कूल इन टाइम, तो बी कैंसिल हो जाएगा। फ्रांस वॉज सो स्लो दैट ही कुड रीच स्कूल इन टाइम, मतलब ही चेंज हो गया है, तो ये भी नहीं आएगा। फ्रांस वॉज वेरी स्लो टू रीच स्कूल इन टाइम, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर इज ए, फ्रांस वॉज सो स्लो दैट ही कुडंट रीच स्कूल इन टाइम। जब हम रिमूव टू करते हैं तब सो दैट, कैन नॉट, सो दैट, कुड नॉट आएगा, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसलिए हम कुड नॉट वाले पे जाएंगे, और इसके ऑप्शन तो बहुत ही ईजी है, ऐसे ही कट हो जा रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
Now we have reached to the last part of our question paper solution, that is the writing section. This is a very important part of the paper. फॉर्मेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, वरना एक एक करके सारे मार्क्स कट हो जाएंगे फॉर्मेट में. सो मैं क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मेट भी बताती जाती हूँ और टॉपिक क्वेश्चन की जो है वो भी डिस्कस कर रही हूँ साथ साथ. सो लेट्स बिगिन. राइटिंग सेक्शन में हमारे पास हर टॉपिक पे 2 वीडियो है. एक हमें हम फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन करते हैं और दूसरे में हम एग्जाम्पल देखते हैं. सो ऑल द वीडियोज़ विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एग्जाम्पल एंड फॉर्मेट्स both. So you can visit and see from there. Question number 53. Write an article for school magazine on the topic Make hay while the sun shines. Article writing, one of the easiest formats. So ये रहा उसका आंसर. First you will write down the question number 53, then you will write down what you are attempting, that is article writing. Then you will write down, we'll start with the format. You will write the title first. जैसे क्वेश्चन में दिया ही है ऑलरेडी, वही उठा के लिखना है हमें. Make hay while the sun shines. अब क्वेश्चन में नाम तो दिया हुआ है नहीं, तो हमें बाय XYZ ही लिखना है. ऊपर सेक्शन मेंशन करना भूलना मत. सेक्शन D है ये. यू हैव टू स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज. यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स. पॉइंट के जैसे नहीं लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है. दिस टॉपिक इज़ अ लिटिल हार्ड, तो चलो इसके ऊपर, इस टाइटल के ऊपर मैं थोड़े नोट्स बता देती हूँ कि क्या लिख सकते हो इस टाइटल में. सो यू कैन सी द एरो, यहाँ से डायरेक्ट पैराग्राफ लिखना शुरू कर सकते हो. हियर आर सम पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन. वन रिमाइंडर, एक चीज़ बतानी है मुझे, ये सिर्फ पॉइंट्स है, ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं हैं. सो यू हैव टू मेक अ सेंटेंसेस फ्रॉम दिस. सी यह प्रोवर्ब का मतलब क्या है? टू मेक गुड यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, टू टेक एडवांटेज ऑफ द चांस that you get, to do something while the conditions are good, to get something done while the conditions are perfect or favorable. I hope from all this example you can understand the topic. को अगर start करना है अपना article तो इस तरह से start कर सकते हो, like life is very difficult, life is unpredictable, not all doors are kept open for us. To reach, we should act right and reach out, that is hay is the grass cut and dried and used as an animal food. The proverb means that you have to make hay. It means you have to keep the grass to dry in the sun. So western countries में sunshine बहुत कम होती है, तो इसीलिए जब sun शाइन हो रहा हो उसी वक्त ग्रास को ड्राई कर लो, hay बना लो, क्योंकि फिर पता नहीं वो अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले. So this is what the proverb means. You can see यहाँ पे मैंने और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, that you have to be courageous, you have to be skillful, you have to contribute towards success, availability of a suitable opportunity. It is not easy to get a good opportunity. Once you miss the opportunity, it will never come again. If you let it slip through your hands, you may regret your whole life. फिर और भी कुछ लिखना है तो ये भी लिख सकते हो. When the opportunity arrives, grab them, make the best out of it. And be alert, be prepared and determined, not to lack presence of mind. Set your priorities, what you want in life, put efforts into it. If you are scared, it will be a waste. So ये सब लिख सकते हो. लास्ट में मैंने लिखा है कि एग्जाम्पल भी दिया है नीचे, that एक हम बोलते हैं ना, strike while the iron is hot. तो हिंदी में हम बोलते हैं लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो. उसी तरह का मीनिंग है इस प्रोवर्ब का, तो ये एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो. आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट, आर्टिकल राइटिंग में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो सब कुछ हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया है. वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नंबर 54, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग. You are the owner of a tours and travel agency. Draft an advertisement for its promotion. So as you know, advertisement हमेशा short होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. Here is the format of advertisement. First you have to write down a title. अब ये एक travel agency है तो हम कोई नाम भी दे सकते हैं, Infinity Travel Agency. Drawing a pencil box is very necessary. उसका एक मार्क कट हो जाएगा अगर नहीं ड्रॉ करोगे तो. After that you can start writing the paragraph. इंट्रो देना है, थोड़ी सी डिटेल्स देनी है और उसके बाद कंक्लूजन देना है. कंक्लूजन में हमें कॉन्टेक्स्ट देना है. देयर इज अ ट्रैवल एजेंसी ओपन इन योर एरिया प्रोवाइडिंग सो एंड सो सर्विसेज. एड्रेस चाहे तो मेंशन कर दो. देन डिटेल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी में, कौन से डेस्टिनेशंस हैं, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दैट, व्हाट इज़ द डिस्काउंट दैट यू आर ऑफरिंग. और भी कोई पॉइंट्स लिखने हैं तो लिख सकते हो. कंक्लूजन में हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट देना है, दैट इज़ इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द फॉलोइंग नंबर or can visit the address. It's a recommendation that if you're writing an advertisement, make sure that you give a number as a contact also and you also mention the address also. तो तुम्हारे पास एक कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए. एडवर्टाइजमेंट में कभी भी आई, मी और वी ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. सो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में जो भी कंपलसरी चीज़ें हैं वो मैंने मेंशन कर दी हैं.
Do not forget any of these points when you are writing advertisement or you may lose marks on that. इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है डाटा एनालिसिस और एनालिटिकल पैराग्राफ जिसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है शॉर्ट में, जिसमें पूरा आंसर एक्सप्लेन किया है अबाउट डाटा एनालिसिस। प्लस हमने एक लाइव स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन भी किया था डाटा एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ डायग्राम डिस्कस किए थे। तो अगर वो भी देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उनके लिए भी मैं एक वेरी क्विकली आंसर डिस्कस कर लेती हूँ। जो हमने स्टेप डिस्कस किए थे उसी तरह से हम इसका सोल्यूशन भी कर रहे हैं। ये एक पाई चार्ट है तो हम फर्स्ट लाइन उसी से स्टार्ट करेंगे। पहले वी विल राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द मार्जिन, ऊपर लिखेंगे डाटा एनालिसिस, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। देन वी विल स्टार्ट राइटिंग, either we can write down in the form of paragraph or we can write down in the form of points. The pie chart shows various genres of movie favorite among people. Okay, तो ये टाइटल हो गया। अब इस पैराग्राफ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, so I will try to elaborate it as much as I can. Then I will mention what are the other informations. Like the genre of movie included in the charts are as follows. You can see जहाँ पे भी नाम दिए गए हैं यहाँ पे numbers भी दिए हुए हैं। We will write down according to number. Number wise हम लिखेंगे। 1 is drama, 2nd romance, 3rd science fiction, 4th comedy, 5th action. मैंने पॉइंट्स में लिखा है। यू कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन और सेंटेंस ऑल्सो। उसके बाद नेक्स्ट अब हम थर्ड स्टेप करने वाले हैं, दैट इज मेंशनिंग द परसेंटेज एंड द न्यूमेरिकल्स। तो लिस्ट कर दो पहले, तो कंपेयर बाद में करेंगे हम। हियर आर द परसेंटेज वाइज लिस्ट ऑफ द जॉनर्स ऑफ द मूवीज फेवरेट अमॉन्ग पीपल। तो स्टार्टिंग से मैंने हाईएस्ट से शुरू किया है। रोमांस इज फर्स्ट इन दिस वन, रोमांस 30%, एक्शन मूवी 25%, कॉमेडी मूवीज 20%, साइंस फिक्शन 20%, ड्रामा बेस्ड मूवी 5%। मैंने लिस्ट कर दिया पहले तो सारे न्यूमेरिकल्स। अब जाते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज कंपैरिजन। इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। आफ्टर लिस्टिंग द न्यूमेरिकल्स देन वी विल डू द कंपैरिजन। चलो पहले हाईएस्ट से शुरू करते हैं। द मोस्ट फेवरेट जॉनर ऑफ मूवी इज रोमांस। 30% of the people prefer to watch romance. This is my sentence that I have written. Second is least favorite movie among people. The lowest percentage, that is the least favorite movie among people, is dramatical movies with only 5%. तो मैंने highest और lowest mention कर दिया। अब देखो बाहर बाकी की चीज़ें भी हैं, उन्हें भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। We will try to include them also. Whereas the other genres, comedy and science fiction, stands at the same spot with 20%. अब क्या बचा है? अब एक्शन मूवी के बारे में लिखना बचा है, तो अब वो लिख लेते हैं। एक्शन मूवीज आर कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड फेवरेट जॉनर आफ्टर रोमांस। ये हमने लिखा है सेकेंड फेवरेट। देयर आर 25% ऑफ द पीपल हु प्रिफर एक्शन मूवीज। इट्स परसेंटेज इज 5% लेस देन रोमांस बट मोर देन ऑल द अदर रिमेनिंग जॉनर्स। यहाँ पे मैंने अपना डाटा एनालिसिस फिनिश कर दिया। अगर लास्ट फाइनल स्टेटमेंट देना हो, सो दीज वर द डाटा दैट वी सी इन द अबाव डायग्राम। ऐसे करके एक सेंटेंस लिखकर एंड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट यहीं पे एंड कर दिया है। नाउ दिस इज़ माय सेंटेंस, माय आंसर। तो देखा, इस तरह से बहुत आसानी से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। एक ऐसा डायग्राम भी है जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भी हम उसे एलैबोरेट कर सकते हैं। इसमें हमें अपने कमेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस ईमेल राइटिंग। इस क्वेश्चन पर भी मैंने एक हैंड रिटन फॉर्मेट प्रिपेयर किया है। There are two emails that are coming in the exam, that is formal and informal. If you want to see the example of email writing, तो उस पर एक format explanation video और एक example video दोनों हैं, तो दोनों मैं link कर दूँगी in the description box. You can go visit there and check it out for yourself. Now let us discuss this one. Write an email to the municipal commissioner complaining him/her about the non-functioning of street light in your area. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सा जैसा कंप्लेन होता है वैसा ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। हमेशा राइटिंग सेक्शन में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, स्टार्ट विद अ न्यू पेज, देन राइट डाउन द नंबर 56, राइट डाउन ईमेल राइटिंग, देन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग द ईमेल। कॉलम करो xyz@gmail.com। अब क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो मैं नाम नहीं लिखूंगी, क्योंकि डायरेक्ट xyz ही लिखूंगी। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग कैपिटल क्योंकि ये जीमेल आईडी है। 2 अगेन कोलन अहमदाबाद सिटी @government.in, इसलिए ऐसा लिखा है बिकॉज यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर दिया हुआ है। सो वी कैन राइट अ ईमेल लाइक दिस। तुम्हें किसी और तरह से लिखना है तो भी लिख सकते हो। देन विल राइट डाउन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुड बी वेरी शॉर्ट, अबाउट द नॉन फंक्शनिंग स्ट्रीट लाइट्स। कोई भी टॉपिक हो, हमें ऑलरेडी दिया हुआ होगा, उसी से यहाँ पे
4-5 वर्ड में लिख लेना है। डेट देखो इस तरह से लिखनी है 18 अप्रैल 2021। ये मैंने जिस दिन सॉल्यूशन बनाया था मैंने उस दिन की डेट लिखी है, तुम्हें आज की डेट लिखनी होती है। यहाँ पे जिस दिन ईमेल लिख रहे हैं हम, जिस होगे उस दिन की डेट लिखना है यहाँ पे। उसे जितना हो सके नीट एंड क्लीन लिख लो। फिर लीव अ लाइन, राइट डाउन रिस्पेक्टेड सर, मैडम, कॉमा। आफ्टर दैट डायरेक्ट यहाँ से शुरू करो। देखो मैंने 2 जगह पे ब्रैकेट किए हैं। आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। कॉमा के नीचे से सेकेंड लाइन से स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट, या तो पूरी लाइन छोड़ दो और फिर आगे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम। एवरी पैराग्राफ 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ईमेल में भी सेम है। इंट्रो कैसे देना है उसका एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन सी, यू कैन गिव अ इंट्रो अबाउट द टॉपिक। फिर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो कि टॉपिक में और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं या और भी क्या ट्रबल हो सकता है बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शन ऑफ द स्ट्रीट लाइट, व्हाट एल्स यू विल हैव टू फेस बिकॉज ऑफ दैट, वो लिखना है तो भी लिख सकते हो। आफ्टर दैट गिव अ कंक्लूजन। ईमेल राइटिंग में कंक्लूजन कैसा होता है, एक होप बताना है और रिक्वेस्ट करना होता है दैट आई होप दैट यू विल डू द नीडफुल इन द अबाउ मेंशन मैटर, ऐसा लिख दो। या आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द प्रॉपर एक्शंस for the problem mentioned above. After writing that conclusion, you have to leave a line and see here you have to write down thanking you. Many of the student forgets it. बहुत सारे student mistake कर देते हैं, भूल जाते हैं thanking you लिखना. Then again you have to leave a line and then you have to write down yours faithfully, comma, and then you have to write down X, Y, Z. मैं explain किया था और अब हम solution कर रहे हैं। इसके बीच में बहुत gap हो चुका है तो सब लोग बीच बीच में सब कुछ भूल जाते हैं। So see that you do not forget anything. अब हम count कर लेते हैं हमें कितनी चीज़ें mention करनी है। 1 2 3 4 5। पैराग्राफ को हम एक ही गिनते हैं, 6 7 और 8। अगर ईमेल राइटिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो काउंट कर लो कि 8 चीज़ें लिखी हैं या नहीं लिखी। अगर कुछ भी मिसिंग है मीन्स व्हाट, दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर ईमेल, कुछ भूल गए हो, ठीक है। दिस वाज एग्जांपल ऑफ फॉर्मल ईमेल। नंबर 56 में ऑप्शन है ईमेल में, या तो फॉर्मल लिखना है या तो इनफॉर्मल लिखना है। सो विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। लेट्स सी द क्वेश्चन। फॉर्मल ईमेल का उसका भी मैं बता देती हूँ कैसे स्टार्ट करोगे फॉर्मेट। राइट एन ईमेल टू योर पेरेंट्स टेलिंग देम अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अ होस्ट। सो अगेन विल स्टार्ट विद द सेम थिंग फ्रॉम xyz@gmail.com बिकॉज नाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन विल राइट डाउन टू abc@gmail.com, abc. Then you have to write down the subject, experience of living in a hostel, just simple and to the point. You can write down today's date. Then you have to leave one line. अब यहाँ पे clearly mention क्या हुआ है कि हम parents को लिख रहे हैं, that's why dear parents लिखा है मैंने. You can start from here or you can start from here. You write down a paragraph. Here also you can write down as an intro, detail and conclusion. Then you will leave one line. यहाँ पे thanking you नहीं लिखना है क्योंकि हम ये formal email नहीं लिख रहे हैं, हम एक casual email लिख रहे हैं हमारे parents को. So give my regards to everyone. Thanking you की जगह पे ये लिख सकते हैं हम. Then again leave a line and yours faithfully नहीं आएगा, yours loving आएगा. Okay, yours faithfully is for formal. यहाँ पे हम relative को लिखते हैं तो यहाँ पे change हो जाता है and then XYZ. थोड़ा बहुत difference है but ध्यान रहे that you don't mix up the format. So यहाँ पे हमारा email writing का format खत्म होता है. हम शुरू करते हैं section E की. Now we are at the very last section of the paper, section E. यहाँ तक लिखते लिखते बिल्कुल भी मोटिवेशन डाउन नहीं करना है. यू हैव टू स्टिल कीप ऑन राइटिंग. क्वेश्चन नंबर 57, रिपोर्ट राइटिंग. आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. राइट अ रिपोर्ट ऑन द हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कॉम्बैटिंग कोरोना वायरस हेल्ड इन योर स्कूल. सो ये लेटेस्ट हमारा जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोरोना पैंडेमिक, इसके ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है. सो टेक अ न्यू पेज. यू विल राइट डाउन द section E. Then you will write down the number, the margin to 57, then write down report writing, then leave line, and let's start with the format. You have to write down the title and just picked it from the question. जो भी question में topic है वही combating coronavirus program. So okay, then leave a line और मैं यहीं पे by XYZ लिख रही हूँ. Do not forget writing this. यहाँ पर भी नाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ना ही कोई डिजिग्नेशन कुछ दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली सिर्फ XYZ लिखेंगे. Then again we will leave one line and then here you will write down the place and date. जैसे SM स्कूल लिखा है मैंने, you can write down name of the school, comma. अब स्कूल का प्रोग्राम है तो स्कूल में हुआ होगा. Then गुजरात लिखा है मैंने, you can write down any other city if you want to. Then take another line and write down the date. ये आज की डेट हम लिख रहे हैं जिस दिन हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं उसकी. ओके, नाउ आफ्टर दिस यू कैन स्टार्ट राइटिंग द पैराग्राफ. रिपोर्ट राइटिंग का भी फॉर्मेट रिसेंटली मैंने अपलोड किया है और उसका एग्जाम्पल भी अपलोड हो चुका है.
उसमें क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं, कैसे लिखना होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन इवेंट, एक प्रोग्राम जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है तो हम पास्ट में लिखने वाले हैं. प्रोग्राम जो है वो किस तरह से हुआ था, तो एक सेंटेंस में मेंशन द इवेंट, देन मेंशन द प्लेस वेयर द इवेंट इज हैपनिंग, देन मेंशन द डेट एंड टाइम व्हेन द इवेंट इज हैपनिंग. कब हुआ था तो हम 2 दिन पहले की डेट लिख सकते हैं. देन यू कैन राइट डाउन हाउ मेनी पीपल वर इन्वॉल्व, कौन कौन से स्टूडेंट थे और स्टाफ कौन सा इन्वॉल्व था वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा इंट्रो हो जाएगा. सेम थिंग, इंट्रो, डिटेल एंड देन यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन. सो डिटेल में क्या आएगा, डिटेल में कैसे स्टार्ट हुआ प्रोग्राम में हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, हु वाज द स्पीकर ऑफ द प्रोग्राम, हु हैज़ होस्टेड द प्रोग्राम, क्या क्या हुआ था प्रोग्राम में, हाउ लॉन्ग डिड द प्रोग्राम लास्ट, कैसे एंड हुआ प्रोग्राम. And then after give a conclusion that what positive effect did the program have on the people, ये लिख सकते हो. And that's it. फिर लास्ट में concluding line that it was a memorable program, it was a fun program. एक ending statement देकर रिपोर्ट राइटिंग जो है उसे फिनिश कर सकते हो. थोड़ा सा लेंदी लिखना है बिकॉज इट्स ऑफ 5 मार्क्स और इसमें पैराग्राफ के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं. मेक श्योर दैट यू राइट डाउन अ गुड पैराग्राफ. लोग आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आर्टिकल में पुराना इवेंट नहीं लिखना होता है. आर्टिकल में हमें सिर्फ टॉपिक है उसके बारे में मेंशन लिखना होता है और रिपोर्ट राइटिंग में हमें एक प्रोग्राम है उसको डिस्क्राइब करना होता है. ओके, सो वी आर डन विथ रिपोर्ट राइटिंग. नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 58. यू आर आशा अंशुल मुंशी. यहाँ पे नाम दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में. अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर टू द डायरेक्टर ABC कार शोरूम GIDC गांधीनगर along with your resume. So application writing, job application लिखना है हमें. फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने दिया है. Don't know, you can visit the description box, लिंक वहाँ पे है. फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन एंड देन 1 एग्जाम्पल. और वो एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसा है वैसा हम उठाकर पूरा लिख सकते हैं. खाली क्वालिफिकेशन है और कौन से 2-3 चीज़ें जो है वो चेंज होती है. नाउ लेट्स सी हियर कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा हमारी तरफ से डालनी है. सो first you will take a new page, you will write down the question number in the margin, you will write down job application, you will start writing the application. सबसे पहले एड्रेस आएगा. हमें ऑलरेडी नाम दिया हुआ है तो हम नाम ऊपर पहले लिख देंगे. एड्रेस हमें नहीं दिया हुआ मतलब स्किप नहीं करना है, हमें एड्रेस लिखना है. मेक अ फेक एड्रेस. पहले फ्लोर का नाम लिख लो, फिर कोई फेक बिल्डिंग का नाम लिखो. देन राइट डाउन द नेम ऑफ द एरिया. उसके बाद सिटी का नाम लिखो and your address is completed. If you know the pin code, you can write the pin code also. That is also good for your answer. After that, you have to write down the date. Sender's address के नीचे ही date लिख देनी है हमें. ये डेट होनी चाहिए जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव 1 line एंड देन यू हैव टू राइट डाउन सेंडर्स एड्रेस जिससे हम एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी या कोई स्कूल जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें सेंडर्स एड्रेस हमें पूरा दिया हुआ ही है. किसको लिख रहे हैं वो भी दिया हुआ है. सो टू डायरेक्टर ABC कार शोरूम GIDC गांधीनगर लिख लो पूरा एड्रेस. तो दोनों एड्रेस हमें कंप्लीट करना है. बस एक बार देखना है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. जो नहीं दी हुई है वो हमें अपने ओन से डालनी है. आफ्टर वी फिनिश द एड्रेस विल राइट डाउन द सब्जेक्ट देखो मैनेजर की पोस्ट है तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर. देन यू विल राइट डाउन रिस्पेक्टेड सर मैडम एंड देन अ पैराग्राफ. हमें ऑलरेडी दिया हुआ ही है, बिल्कुल वही उठा के लिख देना है. सिर्फ पोस्ट की जगह पे मैनेजर लिख देना एंड डेट जो है वो चेंज कर देनी है हमें. यही होता है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी है आपकी एंड नाउ आई वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब. हियर इज़ माई रिज्यूम विथ ऑल माई डॉक्यूमेंट्स विथ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन. बस यही लिखना होता है इसमें. एग्जाम्पल में ऑलरेडी ये पैराग्राफ अच्छे से बना के दिया हुआ ही है. यू कैन जस्ट राइट डाउन एज इट इज़ जो है वही उठा के लिख दो. सिर्फ पोस्ट चेंज कर देना, उसकी जगह पे मैनेजर लिख देना है एंड डेट चेंज करनी है. दैट्स इट. यहाँ पे हमने एप्लीकेशन फिनिश कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बायोडेटा. बायोडेटा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन. हो सके तो न्यू पेज से स्टार्ट करो बायोडेटा. जैसे यहाँ पे मैंने न्यू पेज पे लिखा है. राइट डाउन सम डिटेल्स. यहाँ पे लिस्ट है डिटेल्स की. यू कैन ऐड सम मोर डिटेल्स इफ यू वांट टू. देन यू विल राइट डाउन द क्वालिफिकेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. से सारे कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन हमें मेंशन करनी है वो देनी है. SSC और HSC विल बी कंपलसरी. 10th और 12th तो हम करते ही हैं. सिर्फ ग्रेजुएशन जो है वो लिखनी है. हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मैनेजर की पोस्ट है. सो वी विल राइट डाउन दैट वी हैव कंप्लीटेड BBA एंड MBA. BBA for 3 years
MBA for 2 years. After this you will write down the एडिशनल क्वालिफिकेशन. ये भी लिख ही लिया करो, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है या कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया हुआ है वो मेंशन कर सकते हो. देन यू हैव टू राइट डाउन एक्सपीरियंस. जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि हम फ्रेशर हैं, हमें एक्सपीरियंस लिखना ज़रूरी है. एक्सपीरियंस में लिख सकते हो आई बीन वर्किंग एज अ मैनेजर इन सो एंड सो कंपनी. देन यू हैव टू राइट डाउन रीजन फॉर चेंज एंड रेफरेंस बोथ. रीजन फॉर चेंज फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स हम लिखते हैं. रेफरेंस में हम हमारे कोई पहचान वाले का नाम देते हैं और उसकी पोस्ट देते हैं. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं आंसर को, पर इसके बाद भी और कंटिन्यू होता है. हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है. दैट इज इफ आई एम सिलेक्टेड आई विल डू माई बेस्ट, जैसे करके एक पैराग्राफ आता है. यू हैव टू राइट दैट डाउन. यू विल गेट दिस. जो एग्जाम्पल दिया था उसमें बहुत अच्छे से एक पैराग्राफ बना के दिया हुआ है, वही सेम लिख सकते हो इन एवरी एप्लीकेशन. उसके बाद लिखना होता है थैंकिंग यू. उसके बाद लिखना होता है योर्स फेथफुली, और नाम तो दिया हुआ है वही नाम यहाँ पे लिखना है. रिमेंबर आफ्टर दिस यू हैव टू राइट डाउन द एनक्लोजर. एनक्लोजर में सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने लिखे थे वो लिस्ट कर दो. प्लस लास्ट में एक चीज़ याद रखनी है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उसकी भी सर्टिफिकेट मेंशन करना ज़रूरी है in your documents, and here you finish your job application. If you will write this, you will be able to get the maximum marks from this question. Now we have reached towards the last question, that is essay writing and speech writing. Prepare some notes on the essay writing. Most of the students don't give so much importance to this, but it is very important because see here it has 8 marks weightage. अगर खराब से खराब भी ऐसे लिखोगे तो चलो मार्क्स आधे हो जाएंगे, 8 में से 4 मार्क्स मिलेंगे, but that is also enough marks. So let's see here. Write an essay in about 250 words of any one of the following topics. Here you have 3 options in front of you. या तो कोई एक टॉपिक पे ऐसे लिखो या तो स्पीच राइटिंग लिखो. सो ये जो तीनों टॉपिक मेंशन किए गए हैं, हमें इनमें से हमें किसी एक पर ही लिखना है ऐसे. ओनली वन टॉपिक विच कैरीज 8 मार्क्स वेटेज. फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. एक्सप्लोरिंग स्पेस इज नेसेसरी. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट a very easy question to discuss, so that is why I have made some notes on this topic. Let us discuss that. पहले तो यहाँ स्पेस की बात की गई है. So space exploration is the use of astronomy and space technology to explore outer space. जो हमारा स्पेस है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, क्या वो नेसेसरी है, इस बारे में पूछा गया है. और हमें पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि हमें किस पॉइंट पे लिखना है. जैसे हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, हमें बताना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होता है, फिर उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है, फिर उसकी स्किल्स बतानी है कि व्हाट आर द स्किल्स नीडेड टू एक्सप्लोर, और फिर हमें अपने व्यूज़ देने हैं. सो मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं उसके लिए. स्पेस एक्सप्लोरेशन इज़ द यूज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस. ये हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पहले. द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस इज कैरिड आउट मेनली बाय एस्ट्रोनॉमर्स विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. It is also possible to have a physical exploration, though it's conducted both by unmanned spacecraft and human reaching to space. यानी कि दोनों तरह से हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, या तो स्पेस क्राफ्ट भेज कर, या तो there are humans who are there who reach towards the space. Further we'll see what is the importance of space exploration. Human space exploration helps to address questions about our planet in the universe and the history of our solar system. तो हमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलते हैं, उससे हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. इट ऑल्सो गिव अस एन hint for the future. Exploring space is also helping us to prepare for the future of our Earth, okay, for Earth's future. The space exploration isn't simply a sign of human desire to find new place. यानी हमें सिर्फ नई चीज़ें ढूंढने के लिए हम स्पेस में नहीं जा रहे हैं, बट ऑल्सो वी कैन फाइंड न्यू सोर्सेज टू सर्वाइव. हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक देयर इज अ क्वेश्चन दैट डज द यूनिवर्स हैव एन एंड. क्या यूनिवर्स का एंड है कहीं पे? ओके, वी डोंट नो. we'll find out if we explore the space more. It all started with a big bang. सारा जो हमने पढ़ा है साइंस में, that everything in the space has started out with a very big bang. Now we'll move on. अब हम लिखेंगे skills के बारे में, that what are the skills necessary for space exploration, what are the things people do. Through addressing the challenges related to human space exploration, we expand our technology and create new industries. So with the help of new expanding technologies, we are able to find out more about the space. Now we will see different kinds of mission that are carried out. One mission is flyby mission. Flyby is a mission in which a spacecraft passes by
a celestial object or and it isn't helped orbit by it. यानी क्या, जैसे अर्थ को कैसे मून ऑर्बिट करता है उस तरह से वो ऑर्बिट नहीं करता, बट फ्लाई बाय क्या करता है, हर चीज़ कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसके आस पास से गुजरता है, इट पासिस बाय इट. एज द स्पेसक्राफ्ट पासिस बाय इट यूजेस इट्स इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व इट्स टारगेट एंड इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन. वो अपने टारगेट को ऑब्जर्व करता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है वो हमें सेंड करता है ऑन दी अर्थ. नेक्स्ट काइंड ऑफ स्पेस मिशन इज ऑर्बिटर. ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है? एन ऑर्बिटर स्पेस मिशन इज अ टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट दैट एंटर्स एंड स्टेज इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट. यानी किसी प्लैनेट के ऊपर वो ऑर्बिट करता है, जैसे हमारा मून ऑर्बिट कर रहा है वैसे ही कोई भी स्पेस क्राफ्ट भेजा जाता है टुवर्ड्स डिफरेंट प्लैनेट एंड दे ऑर्बिट दैट पर्टिकुलर प्लैनेट. हियर द प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डजंट डू अ ड्राइव बाय. ड्राइव बाय यानी सिर्फ वो पास बाय नहीं होता जैसे फ्लाई बाय पास हो रहा था, बट वो सर्कल करता है, सर्कलिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस. Now the next mission says that rover spacecraft. Okay, now what is rover spacecraft? An electrically powered spacecraft that can roam around the celestial object. They land on to take detailed pictures, soil samples and perform other specific tasks. So now rover is more ahead. वो तो सीधा लैंड ही कर देता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे जिसके बारे में भी ऑब्जर्व करना है, जिसके बारे में डिटेल चाहिए. इट लैंड्स देयर एंड इट गिव्स सैम्पल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस और इट डज सम स्पेसिफिक टास्क ओवर देयर. सो दिस वर द 3 spacecraft exploration. Now the last exploration, 4th exploration, is by human visiting the space. Okay, now you can see there are many humans who have visited space. So Neil Armstrong is one of the most famous names that we all know. First of all, he was the first person to step on the moon. And then we have, in India, we have Kalpana Chawla, the first woman to go in space. And then from the men, we have Rakesh Sharma. He was also first person to go in space. We can also give example, एक चीज़ जो हमने mention नहीं की है पूरे essay में, that is NASA is the one that actually brings us the latest news. It's the one that provides us the photos and videos and everything. It's the one that does all the things. And in India also we have ISRO, which performs this particular function. And then after giving such information, you can give your views. जैसे उसमें लिखा है your thoughts. You can share your thoughts about the space technology. You can share your thoughts about space exploration and everything. Because so here were the points. These are just some particular points that you have to write down. इसको थोड़ा सा elaborate करके लिखना तो थोड़ा lengthy लगे और थोड़ा लंबा ऐसे लगे. Okay, you have to write this in the form of paragraph. If you want to see the entire format of essay writing, you can find the essay writing in the description box. Speech writing का भी format description box में है. Now let's see the next topic. Second option that we have is post-corona world. Here first we have to describe about coronavirus pandemic. Then we have to give the effects. What effect did it cause to our life? What effect did it cause to the world? Then we have to write down about fight against it. How did we fight? उसके बाद हमें रेमेडिकल मेजर्स लिखना है. कोरोना पेंडेमिक के बारे में हमें लिखना है तो कोविड-19 के बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. इट वाज चाइना वाज द वन व्हिच हैज फर्स्ट इन्फॉर्म्ड अस अबाउट this virus corona. It has become a worldwide pandemic and we are facing it till today. Things have not rested so far. अब तक कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है. Things have not come to an end. We have to write down about how we fought against it. We have been in our homes. We have been practicing social distancing. We have been quarantined. The government is announcing lockdown after certain periods of time. We have started taking measures for it. Then remedical measures हमने क्या लिए हैं, जैसे मास्क पहनना है, हाथ में ग्लव्स पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, क्लीननेस और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है. उसके बाद हमने क्या क्या और रेमेडीज़ की है. हमने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया है. हमने पढ़ाई जो है वो भी ऑनलाइन कर दी है. एग्ज़ाम जो है उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया गया है. देयर आर मैनी पीपल हु हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्पिंग वन अनदर. यू कैन मेंशन द नेम ऑफ पर्सनालिटीज़ हु हैव been very much helpful in this hard time. Social work के बारे में लिख सकते हो. You can also describe your life as a student, how you have been, fighting against it. You can describe about the hospital conditions, that there had been so much increase in the number of corona patients that there were no beds available to them. Still, the doctors are trying their best to reach out to them. They have been working 24 hours to provide service to the corona patient.
to provide them oxygen, to provide them all the necessities that they require, to give them also encouragement of plasma donation can be seen. There are people on social media who are creating awareness on this topic. This pandemic is still continued. The things have not become better so far, but you can see here lifestyle after the pandemic. ये जो है it is the key of this essay writing, जिसमें कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हो कि क्या हो सकती है हमारी लाइफ आफ्टर द पैंडमिक. विल यू थिंक दैट द पैंडमिक विल रिमेन फॉर एवर? Will you think that corona will remain forever? You think that if it is gone, how our life will change? What will the things we'll be able to experience? There are so many things which we are not able to do because of coronavirus. Will we be able to do it? Simple things like handshaking, hugging someone. Will those things will be possible in the future? You can write about the economy also. You can write about different job facilities also, that how corona pandemic has, encouraged online business, work from home, freelance work, all these things have been encouraged and people have found out new things, people have learned new things about it. ये सब कुछ हम लिख सकते हैं इसमें. Just current situation है तो बहुत ही easily you can find out information about this. Miracles थोड़ा लिख सकते हो, number of deaths, number of recovery patient, ये सब कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हो, and you will have a very good essay for you. Now the last thing, that is speech writing. मैं फॉर्मेट बता देती हूँ. स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर भी एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. Last question number 59. As one of the alumni, you are invited as the chief guest in your school on the occasion of Children's Day. Full stop. Prepare a speech in about 250 words for the same. Alumni का मतलब होता है you are one of the former student of the school और तुम्हें invite किया गया on the occasion of Children's Day. So you will be addressing the students and giving them a speech. Okay. So speech का format तो पता है, बहुत simple है. Starting में हमें good morning wish करना होता है. हम खुद चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे, तो हम चीफ गेस्ट को एड्रेस नहीं करेंगे. हम गुड मॉर्निंग टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी मच प्रिविलेज टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिविंग दिस स्पीच ऑन दिस ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे. उसके बाद थोड़ा बहुत चिल्ड्रंस डे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, दैट वाई वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे. एज चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 14th of November. It is the birth anniversary of our Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and he was very much fond of children, and that is why we celebrate Children's Day. Now because you are a chief guest and you are addressing the students, you have to give a speech which is very much inspirational. उन्हें इंस्पायर करना है उनकी लाइफ के लिए, उनके करियर के लिए, उनके दिस इज़ द डे ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज़ द डे टू सेलिब्रेट द चाइल्ड इन यू. सो हमें इंस्पिरेशनल स्पीच देनी है. वी हैव टू से दैट यू चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अवर नेशन. Children's are pure innocent souls, which these souls will grow up one day and will have to take the responsibility of the life. और ऐसे करके उन्हें थोड़ा बहुत इंस्पिरेशनल लिखो, उन्हें इंस्पायर करो to take up good studies in life, inspire them to create good habits, inspire them to be a good person, inspire them to do good things, encouraging them to be a better person. इस तरह की कोई स्पीच लिखो. You can make use of some idioms and phrases. You can make use of some inspirational thoughts from the internet. You can search it up and you can include this in the speech writing itself. That tomorrow is in your hands. You have to be determined towards your goal. If you have dreams, follow your dreams. Live your life to the fullest. Because this is the time, childhood is the time where we can enjoy. Plus we can work for creating our better future. So make the best use of it. Speech writing जो है वो भी हमें पैराग्राफ में ही लिखनी है. इसे भी थोड़ा सा लेंदी लिखना है. And then after you finish your speech, you have to say that here I end my speech. You have to just write a thank you at the end to be humble. And that's it. Here we end our Gara paper solution to attempt your examination. हमने पूरा syllabus revise कर लिया है यहाँ पे. So sure that you subscribe the channel and press the bell icon. Keep updated. There will be a lot of more things coming up. Goodbye. See you in the next explanation.